नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो ईपीएफओ 2023 का एग्ज़ाम जो है सब संपन्न हुआ। 2 जुलाई 2023 का आप सभी का एग्ज़ाम था और इस एग्ज़ाम को लेके हम लोग जो है एक छोटा लेकिन एक बेहतरीन यहाँ पे प्रयास किए थे। एक ईमानदार प्रयास हमारे द्वारा किया गया आप सभी के लिए, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखे थे। आईएएस से जो है 9 टेस्ट मेरे पास अवेलेबल था, 9 टेस्ट मैं आपके लेकर आया। इसके अलावा डेली जो है लास्ट 10 दिन में आपको टेस्ट जो है यहाँ पे 2 बजे से 4 बजे तक कोशिश किए हम जो है डेली आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएं। तो वहाँ भी आप लोग जो है रियल टाइम में जो है टेस्ट देके, और उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में पता चला होगा कि 120 प्रश्न और 120 जो है मिनट। तो मुश्किल हुआ होगा जो लोग टेस्ट पेपर नहीं देके गए होंगे रियल टाइम में मैनेज करने में टाइम, चूंकि आपको ओएमआर सीट भी कलर करना था। उसके अलावा लास्ट टाइम में मैं कुछ मैराथन क्लास के माध्यम से ऑनलाइन क्लास भी यहाँ पे आप सभी के लिए कराया। जैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर बात किए, पॉलिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बात किए। इसके अलावा साइंस में हम लोग फिजिक्स चैप्टर पे जो है बात किए थे। तो ये जो है मेरे तरफ से आप सभी के लिए एक प्रयास था। तो मैं जितना कर सकता था आपके एग्जाम में लास्ट टाइम में उतना जो है कोशिश किया। बाकी पेपर तो अब हो ही गया होगा और आप सभी जो है उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक अच्छे से सॉल्व किए होंगे। अगर पेपर की बात करें हम तो यहाँ पे जो है मॉडरेट टू जो है टॉप लेवल में रख सकते हैं। वजह यह है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स पूछे गए हैं, जिसका उम्मीद जो है बिल्कुल ही नहीं था। मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं था कि उस तरह से जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जाएंगे। जैसे देखेंगे अकाउंटिंग में जो है आपका कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया और बहुत बेहतरीन सा न्यूमेरिकल पूछा गया। जो अकाउंट हमेशा जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो आसान होगा, बट जो लोग अकाउंट जो है ईपीएफओ के पर्पज से पढ़ रहे थे उनके लिए मुश्किल था। उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्रश्न बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स पूछ दिए गए थे। ठीक है, बाकी प्रश्न कुछ मॉडरेट भी थे जो सॉल्व होने लायक थे। मैथमेटिक्स और साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ठीक ठाक प्रश्न थे, जैसे पहले आते थे बिल्कुल वैसे ही उसी स्तर पे जो है प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो यहाँ आप लोग सॉल्व किए होंगे। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी स्थिति आपका जो है 60-40 का रहा होगा। अभी हम लोग एक एक करके प्रश्न तो देखेंगे ही। ठीक है, तो ये स्थिति रहा था। बाकी मैं बताया था कि कंप्यूटर में लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछा गया था। और जैसे हम लोग टेस्ट में क्वेश्चन देख रहे थे कि अंग्रेजी में जो है हर एक टेस्ट में लगभग आपके फुल लेंथ टेस्ट में 20 प्रश्न जो है पूछा गया था। तो यहाँ भी 20 ही प्रश्न पूछा गया था और उसी पैटर्न पे जैसे सेंटेंस एरर वगैरह, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, तो उसी स्तर पे जो है यहाँ पे प्रश्न जो है बिल्कुल पूछा गया था। ठीक है, ओवरऑल यदि बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 20 प्रश्न जो है इंग्लिश से। ठीक है, उसके अलावा अप्रॉक्स जो है 20 प्रश्न यहाँ पे है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ से है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है अधिक क्वेश्चन पूछ दिए गए आपकी बार पिछले से कंपेयर करें तो। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन अधिक रहा। बाकी मैथमेटिक्स वगैरह से अगर रीजनिंग मिला देंगे तो 13 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कंप्यूटर एप्लीकेशन से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला। बाकी पॉलिटी से भी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जो है यहाँ पे देखने को थोड़ा मोड़ा मिला। देखिए पॉलिटी से जो है क्वेश्चन का लेवल बात करें तो मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे अगर बात करूँ अभी हम लोग देखेंगे तो ये बिल्कुल टफ लेवल के पूछे गए थे। टफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरली उन पे जो है ध्यान किसी का जाता नहीं है। और टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम लगाए थे तो हम लोग जो है उस तरह का प्रश्न जो है अभ्यास नहीं किए थे और उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, बाकी ठीक ठाक है, सभी के लिए एक ही तरह का आपका प्रश्न था। तो मॉडरेट टू टफ लेवल का आपका पेपर रहा। अब कुछ लोग जो हो सकता है कि इसको इजी टू जो है मॉडरेट लेवल भी बोल सकते हैं। सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है। मेरा अपना जो नज़रिया जो है पेपर एनालिसिस पेपर देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मॉडरेट टू टफ लेवल में हम लोग इसको रख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स हैं। चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका सेट सी डिस्कस करेंगे। 300 मार्क्स का होता है, सारे लोगों को तो पता है ही। ठीक है, सबसे पहले इंग्लिश का ही सेक्शन है यहाँ पे, जैसे हम लोग टेस्ट में देख रहे थे। तो इंग्लिश का सेक्शन सबसे पहले देखते हैं, सी जो है। अच्छा, बाकी एक और इसका पेपर है तो आप लोग चाहे तो मुझे भेज सकते हैं, नंबर आप सभी को पता ही है। ठीक है, एपीएफसी का जो पेपर है आप चाहे तो भेज सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं। ठीक है, चलिए, तो जिनका भी सेट सी है वो तो मिला लेंगे डायरेक्टली। जिनका सेट सी नहीं है वो प्रश्न देख के और चाहे तो मैच कर सकते हैं, मुश्किल काम नहीं है। कोशिश करेंगे कि आज जो है हम आपका सारे सेट का जो है आंसर यहाँ पे ग्रुप में आपको अपलोड कर दें। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग जो है अपना पेपर एक बार मिला के चेक कर ले, देख ले कि क्या इनका स्थिति रहा। तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन रहा है वो अंग्रेजी का ही रहा है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो जस्ट रीड द इस सेंटेंस और यहाँ पे आपको एरर को क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था।
ठीक है, तो आपको ईरर यहाँ पे चुनना था। ठीक है, आप लोग जैसे मैं बताया कि यदि पॉसिबल हो तो आप लोग एपीएफसी का पेपर जो है भेज दें। ये भी मेरे पास रिक्वेस्ट के बाद पेपर किन्हीं के द्वारा जो है भेजा गया। देखिए यहाँ पे जो है बताना है ईरर कौन सा है, तो इसमें देखेंगे आप तो देखिए इसमें जो ईरर है आपका, रमेश लाइक्ड हिज फ्रेंड म्यूजिक प्लेयर टू इज ऑन नो ईरर, तो यहाँ पे जो है रमेश लाइक्ड, यहाँ पे ए में ईरर है। मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, आप सब मिला लेंगे। बाकी मैथमेटिक्स साइंस वगैरह को बिल्कुल हम लोग डिटेल में वहाँ पे देखेंगे, जैसे हम लोग टेस्ट वगैरह में देखते थे। दूसरा देखिए, गिवन द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रॉब्लम द कम्युनिटी इज नॉट एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे जो ईरर आपका बनेगा टू अराइव डिसीजन एनी टाइम सून, यहाँ पे ऑप्शन ए में ईरर बन जाएगा। हमारा कोशिश रहेगा कि मैं आपको सही आंसर दूं, बाकी हो सकता है एक आध होमेन ईरर है। ठीक है, चलिए। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑन ए जो है विजिट टू श्रीनगर, तो अगर तीसरे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट्स है तो यहाँ भी ए में ही ईरर आपका बन जाएगा। जस्टिस वाज स्मार्टेस्ट ऑफ द टू चिल्ड्रेन इन द रूम, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए में आपका ईरर बन रहा है। ही आस्क मी इफ आई वुड बी इंटरेस्टेड इन द साइनिंग ऑफ एज ए मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो है बी में आपको ईरर जो है देखने को मिल रहा है। बाकी अगला जो आपको पूछा हुआ था, ये यहाँ पे था, दो सेंटेंस आपको दे दिया था। ठीक है, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6, बीच वाला सेंटेंस आपको अरेंज करना था। ये जो PQRS दिख रहा है, यानी ये स्टार्ट आपका यहाँ से हो रहा है, फिनिश आपको ये हो रहा है स्टेंस, और बीच वाला ये आपको अरेंज करना था। ठीक है, तो आप लोग अरेंज जो है इसको किए हैं होंगे। ठीक है, इसका मैं आंसर जो है डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, बाकी हम जो है आगे चल के डिटेल में जो है देखने का प्रयास करेंगे। बाकी ओवरऑल मेरा कोशिश रहेगा कि आप सभी को जो है आंसर बता दूं और कम से कम टाइम में। अगर इसको आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे जो है सच मैपिंग जो है रिक्वायर्स, ये आर जो है पहले रखा जाएगा और आर पहले रख के एक बी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो है बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे फिर से में स्टेटमेंट है, S1 S6 से फिनिश हो रहा है, यहाँ भी आपको अरेंज जो है करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो सही अरेंज होगा ये भी ऑप्शन आपका, ऑप्शन यहाँ पे बी नहीं बनेगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बनेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ठीक है, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन में जो है आंसर आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, यहाँ पे 10 में जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बनेगा। क्वेश्चन ऐसे तो आप सभी के पास होगा ही, आप पढ़े ही होंगे। ये एक पैसेज आ गया था, ये आपके लिए एक बोनस के रूप में काम किया होगा। ठीक है, तो एक पैसेज आया था, बस इसको पढ़ना था और 5 क्वेश्चन इससे थे, तो 5 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इस पैसेज को पढ़ के बिल्कुल सही किए होंगे। ठीक है, और यदि ईमानदारी से जो है पैसेज को पढ़ेंगे तो आप लोग बिल्कुल इसको सही करने के हालात में जो आप लोग होंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल ही आसान पूछा गया था। देखिए ये सेंटेंस था आपका और नीचे जो है कुछ प्रश्न, जैसे पहला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है एरिया होल्ड्स कॉमन की पोजीशन इन यूनाइटेड नेशन एजेंडा 2030। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको शुरू में ही इसका आंसर जो है दिख जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया था, कॉमन की पोजीशन क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द वर्ल्ड जो है लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्स आर बीइंग डिप्लेटेड एट द फास्टर रेट देन द ever before. You have to change our practices and those of world as the whole towards a more suitable future. To give us idea about the dimension to the change, the General Assembly of the United Nations and announce it the Agenda 2030, the 70th Sustainable Development Goal desire framework और the common जो है global effort. With each goal, education holds the key position. देखिए यहाँ पे सीधे मेंशन किया गया एजुकेशन, तो ऐसे ही इसमें प्रश्न आपके बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो क्लियर हो गया होगा, आपका ऑप्शन डी ही बनेगा। वैसे ही आप पैसेज देखेंगे, आप सारा जो है आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। तो बस ध्यान से आप पैसेज पढ़े होंगे तो आप जो है सारा प्रश्न यहाँ से लगभग ये प्रश्न जो है सही करने के हालात में आप होंगे।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे व्हाट डज मीन फ्रेज मीन, ये जो फ्रेज यूज किया गया है यहाँ पे उसका मीनिंग क्या था, ये पूछा गया था। यहाँ आपका ऑप्शन जो है ये बन जाएगा। अगला देखिए, द वर्ल्ड लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लीटेड एट फास्टर रेट देन द ईवर बिफोर, व्हाट डज दिस फ्रेज मीन इन पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, द नेचुरल रिसोर्स नेसेसरी टू सस्टेन लाइफ एंड द रिड्यूसिंग जो है ड्रास्टिकली। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन और था इसे, देयर आर द इंक्रीजिंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्लोबल सिटीजन बिकॉज, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न थे। फिर आपको नेक्स्ट जो है इसमें प्रश्न पूछे गए थे 5 आपको यहाँ पे क्वेश्चन फिर दिए गए हैं और इसमें आपको जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वही आपको जो है रिस्पॉन्स में यहाँ पे भरना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 16 में जो है यहाँ पे हैव बीन जो आपका बन जाएगा। 16 में आई हैव बीन वॉकिंग पास्ट दिस पार्टिकुलर शॉप फॉर द पास्ट 3 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 17 में जो है आप देखेंगे एन इफेक्ट कैन बी कनेक्टेड विद द इमीडिएट कॉज बट इट मे बी डाउटेड। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है डी बन जाएगा। अगला देखिए, ए वर्ड इज बेटर देन टू इन द वर्स, यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएट जो है आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन हिस्ट्री इज द एम्पल प्रूफ दैट ह्यूमन एम्बिशन डैश नो लिमिट, यहाँ पे जो है नोज आपका बन जाएगा। गुड हिस्ट्री प्रेजेंट सेवरल जो है पर्सपेक्टिव ऑन द पीरियड बट दिस द डाइवर्जेंट व्यू मस्ट इनटू द इंटीग्रेटेड होल, यहाँ पे जो है आपका बीफ्यूज्ड ऑप्शन जो है बी बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रश्न रखे गए थे। बाकी देखिए अगला जो है आपका यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चन है। मैं आपको मेंशन किया था कि कंप्यूटर से आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, अप्लाइड कंप्यूटर से। ठीक है, इसमें तो प्रोग्रामिंग से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल अप्लाइड कंप्यूटर से जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। चलिए एक एक करके जो है इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में जो है यहाँ पे कौन सा सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है, ये पूछा गया है इसमें। TLS/SL जो है, IP जो है, ये सब तो सुरक्षा प्रोटोकॉल है लेकिन नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बन जाएगा। अगला देखें, ये लेटेक्स जो है डॉक्यूमेंट में क्या शामिल नहीं होता है, ये पूछा गया है। इसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट्रीज जो है आर्टिकल, अब ये सब जो क्वेश्चन है आपके लिए डिफिकल्ट रहे होंगे। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लेवल तक अप्लाइड एप्लीकेशन यदि जो लोग पढ़े होंगे तो उनके लिए जो है थोड़ा सा यहाँ पे आसान रहा होगा, बाकी सभी के लिए मुश्किल रहा होगा। अगला देखिए, ये प्रश्न तो हम लोग किए थे। ठीक है, टेस्ट सीरीज में हम लोग देखे थे, ये दशमलव समतुल्य आपको बताना है कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग प्रश्न किए थे, जैसे हम लोग प्रश्न किए थे मान लीजिए 1 1 0 1 1 ऐसे करके था और इसको जो है आपको किस में बदलना था, डेसिमल में बदलना था। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या यूज कर दिया है, पॉइंट लगा दिया है। तो पॉइंट लगा दिया है तो कुछ नहीं, अगर पॉइंट मान लीजिए नहीं लगाता, जैसे मान लीजिए 0 1 1 0.100 ऐसा कुछ होता, आपको चेंज करना होता, तो पॉइंट के इधर वाले चेंज करने के लिए तो सिंपल सा हम लोग रूल देखे थे, 2 का पावर 0 इंटू 0 कर दीजिए, 2 का पावर 1, ऐसे जो है बढ़ते जाइए। तो ऐसे पॉइंट अगर लगा देता है तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे 2 का पावर -1, 2 का पावर -2 कर देते हैं। ठीक है, 2 का पावर -3 ऐसे करके जो है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये लोग जो बाइनरी टू डेसिमल करना जानते होंगे कर लिए होंगे। बाकी देखिए चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये चूंकि मैथमेटिक्स है तो इसका डायरेक्टली आंसर बताने में अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, आपको बदलना है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का पावर जो है ये -1 बन जाएगा। ठीक है, 1 है तो ये 1/2 बन जाएगा आपका, प्लस ये 1/4 बन जाएगा और ये फिर आपका 0 बन जाएगा। तो 0 होगा तो इसके बदले कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 2 का पावर -3 यानी 1/8 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे 8 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 7/8 आ जाएगा। अब 7/8 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसको आपको डेसिमल में करना होगा। पॉइंट डालेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 8 8 64 हो गया और ये 6 बच गया, फिर यहाँ पे एक 0 ला दे तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना बन जाएगा आपका, हाँ ये 6 बनेगा, सही है। 8 बचे आपका 40, 8 × 48, 8 × 56, 8 7, ऐसा तो कुछ आंसर बन नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं क्या,
ठीक है, देख लेते हैं। ये कितना है, 110, हाँ। तो 2 के पावर यहाँ पे 01 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/2 का 2, 2 के पावर -1, हाँ। ये 0 बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। ये 4 एलसीएम हो जाएगा। ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ये तो कैलकुलेशन तो सही ही था। ठीक है, पहले ठीक है। ऐसे जो है इसका आपका आंसर जो बनेगा, ठीक है, आंसर इसका आपका ये ऑप्शन सी ही आएगा। ठीक है, 0.81 ऐसे ही आप कैलकुलेशन कर लेंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक यहाँ पे हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी कोष्टिका निर्देश शैली सेल जो है रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं है। अब ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा आपका अपेक्षिक जो है निर्देश। ठीक है, यानी रिलेटिव जो है आपका रिफरेंसिंग इसका सही आंसर बन जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 24 का जो है आंसर हमने क्या बताया आपको, रिलेटिव यहाँ पे आपका रिफरिंग नहीं बनेगा। इसका वर्कशीट में बात कर रहा है कौन सी कोष्टिका निर्देश शैली नहीं है। अच्छा, नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये तो है। ठीक है, बाकी निरपेक्ष निर्देश भी है, मिश्रित भी है, यानी रिलेटिव भी है आपका, एब्सोल्यूट रिफरिंग मिक्स आपका ये भी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी बनेगा, ये सद अनुक्रिया जो है निर्देश, यानी रियल टाइम जो है रिफरेंसिंग जो है यही बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अनेक अभिलेख प्रतिरूप को यानी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल और कर्मादेश संग्रह को एकल जो है निष्पाद्य कर्मादेश में संयुक्त करने में होता है। अब ये हिंदी जो है काफ़ी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, मेरे को भी एक्चुअली में यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए एक्चुअली में क्वेश्चन यहाँ पे ये था, विच वन जो है अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड combined several object module and the libraries to the single executable program। सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिंकर का इस्तेमाल किया जाता है। लिंकर का हिंदी आपका श्रृंखलक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए 25 हो गया, 26 देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कोई देखने की जरूरत नहीं है, फोकस करें क्वेश्चन पे। 110 वोल्ट 100 वाट के रूप में जो है निर्धारित एक तापदीप्त बल्ब है, 220 वोल्ट विद्युत प्रदाय से जुड़ा हुआ है। इस बल्ब में होने वाली शक्ति क्या है। लास्ट दिन जब हम रिवीजन कर रहे थे आपका फिजिक्स तक का, तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है कुछ न्यूमेरिकल किए थे, और अगर उस दिन का लेक्चर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल तो कर ही लिए होंगे। देखिए यहाँ पे जो है क्या दिया है, एक बल्ब है। ठीक है, एक बल्ब है, और यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है आपका, एक अप्लाई वोल्टेज किया गया, बल्ब का आपका रेटिंग दिया है। ठीक है, बल्ब का रेटिंग यदि देखेंगे तो 100 वाट और 110 वोल्ट। ठीक है, 100 वाट का है। ठीक है, और कितने का है, 110 वोल्ट का है। और यहाँ पे जो अप्लाइड वोल्टेज है आपका, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख दीजिए 220। बस ये आपके प्रश्न में दिया है, पूछा है कि बल्ब में होने वाली शक्ति, इसका पावर क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, आसान सा है। ठीक है, पावर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए पावर यदि मान लीजिए आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस बल्ब का जो है रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो रेजिस्टेंस निकालना मुश्किल नहीं है, आपको पी पता है और आपको यहाँ पे भी पता है। देखिए भी और पी दोनों पता है इसके जो है क्रॉस आपको। तो आर बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, आर बराबर क्या होता है यहाँ पे, वी स्क्वायर अपन जो है पी, यही होता है। तो वी स्क्वायर यानी वी कितना है यहाँ पे 110 है, तो 110 इंटू 110, पी कितना है यहाँ पे 100 है। ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 11 इंटू 11, इसको ऐसे ही रखिए एज इट इज। तो अपना आर निकल गया। अब अपने को भी पता ही है इसके क्रॉस कितना जो है पावर ड्रॉप होगा, पी निकाल सकते हैं। पी इजकल टू जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपन आर। आर आप निकाल चुके हैं, भी कितना है 220 है, तो 220 इंटू 220 लिखें। और आर कितना है 11 इंटू 11, 11 दूने 22 हो गया, 11 दूने 22 हो गया, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 400। ठीक है, 400 क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा।
इसका जो सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग किए थे लास्ट दिन जब रिवीजन कर रहे थे, एज इट इज सेम क्वेश्चन जो है लगभग जो है किया गया था। एक तार की लंबाई को जिसमें धारा प्रवाहित होती है आधी कर दी जाए, लंबाई आधी कर दी जाए, तब विभवांतर में तार में प्रवाहित धारा क्या होगी। ठीक है, आसान सा हम लोग किए थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे रिवीजन में, आर बराबर रो इंटू एल अपन ए, यही फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तार, कोई तार है मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी हम तार ले लेते हैं, इस तार का कोई पहले से रेजिस्टेंस होगा, ये क्या होता है इसका, यहाँ पे रेडियस होता है। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर आप करके एरिया निकाल लेते हैं, ये तार का कुछ अपना लेंथ होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो डिपेंड किस पे करता है, लेंथ पे और एरिया पे। ठीक है, अब प्रश्न में आपके क्या बोल जा रहा है कि तार की लंबाई को जिसमें धारा आधी कर दी जाए, लंबाई को जो है पहले जो एल था इसको अब कितना कर दिया जाए, एल बटा 2 कर दिया जाए। ये प्रश्न तो आप सारे लोग जो है सही ही बनाए होंगे। तो देखिए आर, अब नया आर क्या बन जाएगा, रो इंटू एल के जगह पे कितना रखेंगे, एल बाई 2 रखेंगे और ए एज इट इज रहेगा। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका कितना बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। ठीक है, अब नया रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, हाफ हो गया। अब जो है पूछा गया है तो विभवांतर में तार में प्रवाहित धारा क्या होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, यहाँ पे V बराबर क्या होता है आपका I इंटू आर, यही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है R आपका क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, R क्या हो गया, हाफ हो गया। खैर यहाँ पे I हम लोग को पता नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करने का। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था, विभवांतर के लिए तार में प्रवाहित धारा, धारा ही पूछा है। ठीक है, देखिए तो I बराबर हम लोग पढ़े थे उस दिन, V बराबर क्या पढ़े थे, आई आर, ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपन आर। ठीक है, अब V तो V ही रहेगा, R कितना हो गया, R बाई 2 हो गया है। ठीक है, चूंकि आधा किया गया है तो R बाई 2 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, I क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा यानी दुगुनी जो है हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल था, दोनों छोटा छोटा न्यूमेरिकल था और ये बनने वाला था आपसे। लास्ट दिन जो लोग भी लेक्चर देखे होंगे सॉल्व किए होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। कॉपर सल्फेट जो है पेंटाहाइड्रेट में क्रिस्टल तपाए जाने पे क्या होता है। ठीक है, इसको जो है कॉपर सल्फेट को अगर आप, तो यहाँ पे जो है ये जो है आपका नीला कलर का, नीला कलर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जो ये पूछा है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लिए होंगे, इमली में जो है पाया जाता है ये। ठीक है, बाकी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है। मोम का पिघलना तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लोहे का तप जाना। ठीक है, उसके अलावा जो है यानी जल में चीनी का घुलना, मैग्नीशियम का वायु में जलना। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संविधिक जो है निकाय नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग टेस्ट सीरीज में देखे हैं। ठीक है, संविधिक निकाय नहीं है, मानव अधिकार आयोग के बारे में हम डिटेल में बात किए थे वहां पे, तो ये प्रश्न हम लोग देखे हुए हैं टेस्ट सीरीज में। ठीक है, आप सभी को पता होगा, काफी आसान से आंसर होगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये क्या है आपको, संविधिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है नहीं है पूछा गया था। बाकी यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग जो है आपका, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो है क्लासेज की बात की गई है, और अनुसूचित जो है जाति आयोग। तो ये सब जो है आपका संविधिक है, ये संविधिक नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा। तो एक तो ये प्रश्न जो है आपके पॉलिटिकल आसान था, बाकी मुश्किल प्रश्न है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला जो है हम लोग 31 देख लिए, 32 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पे भारत में पंचामृत दृष्टिकोण के तत्व हैं। ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए भारत 2030 तक अपने गैर जीवाश्म ऊर्जा के 500 गीगावाट क्षमता पार कर जाएगा। बिल्कुल सही है ये। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरण ऊर्जा से पूरा करेगा, ये टारगेट बनाया गया है। देखिए हो पता है कि नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी बनेगा। अगला देखिए, किसी क्षेत्र को भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए पूर्व अपेक्षाएं हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र को जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, तो पूर्व अपेक्षाएं क्या हो सकती है, ये पूछा गया आपसे।
चलिए, यानी प्री जो है रिक्वेस्टेस आपसे पूछा गया है यहाँ पे। देखिए, जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य है, उस क्षेत्र का सघनता और यथोचित अमाप है, उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, और अगला है इसकी अधिसूचना संबंधित राज्य का राज्यपाल द्वारा जारी होना जो है आवश्यक है। नीचे देखिए कोड का सही उत्तर, यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य से कोई यहाँ पे बात है नहीं। इसके अलावा जो देखेंगे तो उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन से, उस क्षेत्र की सघनता और यथोचित माप, और इसकी अधिसूचना संबंधित जो है अधिसूचना संबंधित राज्य के जो है आपको राज्यपाल द्वारा जारी होना। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका, ये सही है 2-4, और 2-4 सही है तो ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला देखिए, पूछा है कि किसके कारण से जो है आपका ये जो रेल बजट है इसको आम बजट से अलग कर दिया था। किस कारण से ये रेल बजट जो है आम बजट से, रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट। ठीक है, तो इसका जो है सही ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेपरेशन जो है कन्वेंशन ऑफ 1924, पृथकता सम्मेलन 1924 की वजह से ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अगला देखिए, अभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। देखिए, गैर विद्युतीय कूलिंग जो है कैबिनेट के संबंध में जिसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में भारतीय मानक विकसित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये जो है प्रश्न जो है अगर देखेंगे तो अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि गैर विद्युत कूलिंग कैबिनेट के संबंध में जो BIS क्या आपको यहाँ पे करता है। ये प्राथमिक रूप से जो है सब्जी फल दूध भंडारित करने के पानी को ठंडा रखने का बना प्राकृतिक एक रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है ये मानक BSI के 17 जो है आपको संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य में 6 को पूरा करने में सहायता होगा। तो यहाँ पे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ही आपको सही है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, किसी ऐसे स्थापन के कार्य के संबंध में जिसपे अंतर्राज्यीय प्रवासी क्रमकार अधिनियम 1979 लागू है, अंतर्राज्यीय प्रवासी क्रमकारों को ठेकेदारों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सुविधाएं प्रदान की जानी होती है। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन चाहे क्रमकार स्त्री या पुरुष हो, बिल्कुल ये होता है 1979 में है। ठीक है, बहुत सारा हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने का प्रयास किए थे, बाकी आप लोग पढ़े ही होंगे, ये तो बात उसमें था, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त निवास के लिए व्यवस्था, ये भी इसमें था, ये भी सही है। अगला जो है संरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपका वृद्धावस्था हितलाभ योजना का प्रावधान, इसमें ये जो है नहीं था। ठीक है, विहित जो है चिकित्सा सुविधा, तो ये तो आपका जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी तो इसमें था, हाँ ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं होगा, 5। ठीक है, ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा, 1 2 3 और 5। अगला देखिए, किसी नियोजक द्वारा नियोजित कुमार की आयु से संबंधित विवाद को जो कि किसी प्रमाणिक दस्तावेज के अभाव के कारण उत्पन्न हुआ है, बालक और कुमार श्रम अधिनियम 1986 के अधीन निम्नलिखित में से किस एक प्राधिकारी के पास निर्णय के लिए भेजा जा सकता है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, हम लोग श्रम न्यायालय जो है, श्रम न्यायालय नहीं भेज सकते हैं इसको, श्रम न्यायालय नहीं, विहित चिकित्सा पदाधिकारी को। ठीक है, चूंकि मामला यहाँ पे क्या है, आयु वाला मामला है, आयु संबंधित जो है विवाद है, तो यहाँ पे विहित जो है चिकित्सा पदाधिकारी हो जाएगा आपका, प्रिस्क्राइब किया जाएगा मेडिकल जो है अथॉरिटी को। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ से जो है लगभग 20 प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अधीन स्थल मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में लिखित में से कौन सा आपको सही है, ये पूछा गया है। 1940 का जो कारखाना अधिनियम था आपका, फैक्ट्री एक्ट जो है 1948 के बारे में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है। राज्य का श्रम आयुक्त इसका अध्यक्ष होता है, नहीं, एक स्वतंत्र व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। राज्य के श्रम मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष, राज्य के मुख्य निरीक्षक इसका
जो है अध्यक्ष होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फैक्चुअल था, बिल्कुल आप लोग सही कर लिए होंगे। अगला देखिए, ये जो आपका प्रावधान है और इधर नियम है, इसको क्या करना है? यहाँ पे मैच करना है आपको। अब बाकी नीचे है, अब एक दो अगर आपको कंफर्म है तो आप सबसे पहले उसका आंसर जो है से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे इसमें तो ये जो है विस्थापन जो भत्ता की बात की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस की बात की जा रही है। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस समय अलाउंस की बात कब की गई थी? तो ये जो है आपको अंतर्राज्यीय प्रवासी क्रमकार जो है अधिनियम 1979 में, ठीक है, जो इंटर स्टेट माइग्रेटेड वर्क जो है मैन के लिए आपको बना था, एक 1979 वही बात की गई थी। तो एक तो 3 हो गया, और एक का 3 अगर देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ए और सी तो आपका एलिमिनेट हो गया। अब बी और डी में कोई होगा। बाकी एक और देख ले, प्रमाणन जो है शल्य चिकित्सक की बात किया गया है, यानी आपका सर्टिफाइंग जो है सर्जन की बात कर रहा है। तो ये जो है आपको कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, ठीक है, एम्प्लॉयज जो आपका कंपनसेशन एक 1923 में था। तो ये 4 हो गया, और यहीं से आप आंसर करके आगे बढ़ सकते थे। 3 4 देखिए यहाँ पे मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। देखिए, औद्योगिक विवाद जो है अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अधीन किसी श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष विधि का विरोधन करने का अधिकार या अधिकारी होता है। तो इसका जो है सही आंसर क्या बनेगा? यदि अन्य पक्ष आपत्ति न करता है और सहमति देता है तो फोरम द्वारा अनुमति दी जाती है। ये शायद प्रश्न हम लोग देखे थे। यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन, ये डी नहीं है, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एक का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं था? तो ये आसान सा प्रश्न था, हम पढ़े हुए थे, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे टफ दिया गया है। जैसे देखिए, गवर्नर जनरल और उनके जो है काउंसिल के पदावधि जो है 5 वर्ष। अच्छा, पहला ऑप्शन दिया कि देखिए इसमें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसने युद्ध शांति संबंधित मामला में बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया था। तो देखिए, बंगाल को ज़्यादा पावर दिया गया था 1773 में, ये तो बात पता है, ये तो सही है। बाकी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना भी किया गया था, ये भी बात क्या है, बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे आपको चुनना क्या है? गलत। दूसरा, यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट देखिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत जो है किया गया। ये थोड़ा डाउटफुल है। गवर्नर जनरल उनके काउंसिल के पदावधि जो है 5 वर्ष नियत हो गई थी, ये क्लियरली जो है मेंशन नहीं किया गया था कि 5 वर्ष ऐसा है ही। तो यहाँ पे जो है बी और डी में जो है कोई आंसर यहाँ पे बन सकता है, चूंकि दोनों तो ऑप्शन में है नहीं। बी और डी में कोई बन सकता है, ठीक है, आप डी ही कर ले। ठीक है, डी कर ले, बाकी बी और डी में हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बी और डी में जो आंसर किया आएगा तो आप सभी देख लेंगे किसको जो है माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ भी गलत आपको ढूंढना है। ये भी आसान ही था, आपका गोलमेज परिषद का परिणाम था, बिल्कुल गोलमेज इससे पहले हो गया था, इसका परिणाम था, ये तो बात क्या है, सही है, लेकिन गलत ढूंढना है। ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध किया गया था, बिल्कुल। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार के ऊपर बनाए रखा। इसने प्रांतीय स्वायत्ता का उपबंध जो है समाविष्ट किया गया था, ये तो यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे चूंकि गलत पूछा गया है, ये वाली बात यहाँ पे नहीं थी, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला देखिए, ये मैच करना था आपको, मिलाना था। कांग्रेस का अधिवेशन है और अध्यक्ष है, और जब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग रिवीजन कर रहे थे तो मैं पूरा आपको जितना भी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं इसका तो डिस्कशन हुआ ही था, पूरा आपको सीक्वेंस में मैं बताया था वहाँ पे। बाकी आप सभी को पता ही होगा, ये आप लोग प्रश्न सही किए होंगे। देखिए, लाहौर अधिवेशन जो 1909 का हुआ था, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन बांकीपुर, अगर इसमें आपको कोई भी पता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बांकीपुर अधिवेशन 1912 पता है, ठीक है, कि इसमें जो है मधोलकर जो है रहे हुए थे, सी का 2 बन गया। अब सी का 2 देखेंगे तो बी और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट आपका हो गया, अब ए और डी में कुछ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, लाहौर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय थे, तो ए का तो 1 हो गया। अब इस तरह से ऑप्शन है आपका ए बन जाएगा। बाकी नेक्स्ट कलकत्ता अधिवेशन जो है ये बिशन नारायण दर हो गए, और मद्रास अधिवेशन जो 1914 हुआ था भूपेंद्र नाथ बोस हो गए। तो ऑप्शन ये आपका सही होगा। तो ऐसे एलिमिनेट करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे तो ये मैं आपको टेक्निक जो है बताया था। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न आप लोग सही किए होंगे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने जो नासिक में
जो है भोसला जो है मिलिट्री स्कूल शुरू किया था। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। अभी भी क्वेश्चन जो है ये डिस्कस नहीं किया गया था जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे थे, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा ज़्यादा ही डेप्थ में जाके पूछा गया है। ये जो है मुंजे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे डी बनेगा। अगला देखिए, अभी भी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सीक्वेंस लगाना है। पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी ये सब घटनाएं हैं। अब इसमें जो है पहली घटना कौन हुई है, दूसरी, यानी आपको ईयर तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यदि ईयर आपको पता है तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, नहीं पता है तो क्या होगा, आपको मुश्किल होगा। जैसे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, आप सभी को याद होगा, 1916। ठीक है, इसके बाद जो है कांग्रेस राष्ट्रवादी दल की रचना जो है ये कब हुई थी, ये 1936 में हुई थी। अंग्रेजी अखबार जो द लीडर की स्थापना हुई थी ये शायद 1908 में हुआ था। और इलाहाबाद जो है हिंदू बोर्डिंग हाउस की स्थापना ये 1901 में। बस अब लिख दिया, अगर इतना आपको याद है तो आप सीक्वेंस जो है लगा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मुश्किल था ये ईयर वगैरह याद करना। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है क्या बन जाएगा आपका, इन सब में सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1901 ही हो जाएगा, तो 4 सबसे पहले, इसके बाद 3, उसके बाद 1, इसके बाद 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 4 सही है, 3 2 सॉरी 1 है, 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। तो ये हिस्ट्री से इस तरह का क्वेश्चन आपको कुछ पूछा गया था। देखिए, किसी कर्मचारी को मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के उपबंधों के अधीन आने वाली उसकी अधिकतम मासिक मजदूरी कितनी होनी चाहिए। एक्चुअल था यहाँ पे, अधिकतम जो यहाँ पे 24,000 होना चाहिए, ऑप्शन बी डी हो जाएगा। अगला देखिए, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन ऐसे कर्मचारी जो मात्रानुपाती काम पे नियोजित है, कालानुपाती काम के आधार पर मजदूरी की न्यूनतम दर सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए जो उन कर्मचारियों की दशा में लागू होती है, परिश्रमी की न्यूनतम दर जो है क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है न्यूनतम दर को हम लोग प्रतिभूत जो है मात्रा अनुपाती दर बोलते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बनेगा आपका डी, ये जो है ग्रांटेड फीस जो है रेट बोलते हैं इसको हम लोग। चलिए आगे 48 देखते हैं हम लोग। ये सब तो बिल्कुल ही फैक्चुअल था, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग किए होंगे, पढ़ के जो रिवीजन किए होंगे 2-4 बार वो जरूर करके आए होंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर उपबंध है और अधिनियम है, और आपको पढ़ना भी था 1946 48 72 जो भी एक जो है इससे रिलेटेड अधिनियम आए थे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको देखनी थी। देखिए, ये असूली जो है अधिकारी की बात करें, यानी जो रिकवरी जो है ऑफिसर होता है, रिकवरी ऑफिसर, तो रिकवरी ऑफिसर के बाद कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 में किया गया था, तो ये का तो आपका 4 होगा। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट है अनिवार्य बीमा, यानी कंपलसरी इंश्योरेंस की बात कर रहा है, तो ये जो है आपका कंपलसरी इंश्योरेंस ये 1972 में था। ठीक है, ये आपका जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 था यहीं पे था। ठीक है, तो 4-3 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा ऑप्शन में देखते हैं अगर हम लोग, तो देखिए ऑप्शन ए में 4-3 दिख रहा है। अब आगे आपको अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो इसका ए ही होगा, कन्फर्म हो गया। बाकी आगे हम लोग देख लेते हैं। अनुसूचित जो है आपका नियोजन जो है आपको ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 हो गया, और निर्वाह जो है भत्ता ये आपका औद्योगिक नियोजन 1946 हो गया। अगला देखिए, किसी व्यस्क कामगार को जिसने 1 जनवरी 2022 को किसी फैक्ट्री में कार्य ग्रहण किया है और वर्ष के दौरान 220 दिन का कार्य किया है, अस्थायी आदेश के अनुसार वर्ष के दौरान 25 दिन के लिए कामबंदी कराई गई है, वह कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान कितने दिन की मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कितने दिन का वो छुट्टी का हकदार है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा ये बन जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, आगे देखिए, औद्योगिक जो है नियोजन अधिनियम 1946 के उपबंधों के अनुसार नियोक्ता और ट्रेड यूनियन के अपील अधिकारियों के आदेश की प्रतियां भेजी जाने की तिथि में कितने दिनों की समाप्ति के बाद अस्थायी आदेश प्रचालन में आ जाएंगे, तो ये जो है आपका 10 दिन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सब आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ से कुछ प्रश्न थे। आगे देखिए, और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008। ठीक है, 2008 जो है उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा आपको राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में कितने सदस्य नाम निर्दिष्ट किए जाने होते हैं। ठीक है,
यानी आपका ये पूछा है कि हाउ मेनी मेंबर आर द नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड एज पर प्रोविजन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो यहाँ पे जो है ये 34 हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है? ठीक है, सोशल जो सिक्योरिटी स्कीम होता है वो नहीं है, ये पूछा गया है अनऑर्गेनाइज वर्कर के रिस्पेक्ट में। तो ये जनश्री बीमा योजना तो हो जाएगा, पेंशन योजना भी होगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, ये राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे 2008 के अधीन जो है, यहाँ पे जो है 2008 के अधीन चूंकि पूछा नहीं है, तो 2008 में तो कर्मचारी पेंशन की बात नहीं की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी ही बनेगा। ठीक है, पहला वाला आंसर यहाँ पे सही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा गठित निम्नलिखित प्राधिकरण में से कौन सा कर्मचारी भविष्य निधि और परिकीर्णन अधिनियम 1952 के अधीन अपीलीय प्राधिकरण है? ठीक है, यहाँ पे आपको अपीलीय प्राधिकरण पूछा है, तो यहाँ पे जो है आंसर आपका क्या बन जाएगा, ये कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय जो अधिकरण, एम्प्लॉइज जो प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, ये सब फैक्चुअल सब क्वेश्चन है। प्रसूति जो है आपका प्रसूतिविद्या जो है अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार कोई महिला कर्मचारी अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसूति जो है प्रसुविधा के लिए किस अधिकतम के लिए मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार है? तो एक प्रश्न तो हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी, 12 सप्ताह। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग देखे थे। चलिए आगे देखते हैं, कर्मचारी जो है भविष्य निधि और परिकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 का दिन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है 1952 का दिन, बताइए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। जो एम्प्लॉइड प्रोविडेंट फंड एंड जो है मिसलेनियस जो है प्रोविजन एक्ट 1942, इसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो इसमें परिवार पेंशन समेत जो है पेंशन योजना के लिए उपबंध किया गया है, सही है। कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के लिए उपबंध किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। नेक्स्ट देखिए, इस अधिनियम में उपबंध शक्ति की सहायता से बिना काम करने वाले 50 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाली सहकारी सोसाइटी पर लागू नहीं होंगे। नहीं होंगे यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया है, चूंकि गलत आपसे पूछा गया है, तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, ये यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये मैथमेटिक्स का प्रश्न है। ठीक है, पूछा है यहाँ पे किसी मरुभूमि में एक्स और वाई दो बिंदु है, कहीं भी मान लीजिए परस्पर 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आपको जो है एक कोई एक्स है, ठीक है, और एक कोई मान लीजिए वाई है। ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है। चलिए इतना बात लिख लिए। जो परस्पर 100 किलोमीटर दूर है, बिंदु एक्स पे दो खंबे हैं। एक्स पे कितने खंबे हैं? दो खंबे हैं, काला और सफ़ेद का। ठीक है, मान लीजिए काला और सफ़ेद जो है बिंदु एक्स पे दो खंबे हैं, इसको मान लेते हैं ये ब्लैक हो गया और ये वाइट हो गया। ठीक है, एक्स और वाई को जोड़ने वाली रेखा एक सफ़ेद खंबा प्रत्येक 180 मीटर पे और एक काला 350 पे, यानी जो पॉइंट है ये, ठीक है, इसके 180 मीटर के बाद कौन सा खंबा आता है? सफ़ेद खंबा। मान लेते हैं 180 मीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक सफ़ेद खंबा लगा है, मान लीजिए वाइट, और 350 मीटर के बाद जो है ब्लैक, यही दे रहा है 180 मीटर पे सफ़ेद और 350 पे। एक्स से वाई तक जाते में कितनी बार काला और सफ़ेद खंबा एक साथ मिलेंगे? यहाँ पे क्या पूछा? एक साथ मिलेंगे। ठीक है, एक साथ, तो एक साथ कितनी बार मिलेंगे? अब एक साथ अगर पूछ दिया तो आपको करना क्या है इस प्रश्न में? ठीक है, आपको निकालना होगा यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको इसका क्या निकालना होगा? एलसीएम। एलसीएम निकाल ले इसका 180 और 350 का। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो बस शून्य से शून्य कटा दे, इसको चलिए मल्टीप्लाई कर ले, 18 इंटू 35 कर ले। मान लीजिए इसका एलसीएम आ गया 18 इंटू 35। ठीक है, अब जो है डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो दिया है ये डाटा मीटर में है। ठीक है, और ये किस में है आपका? ये है किलोमीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें तो 100 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में आपका 1000 होता है, तो 100 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? ये आपका मीटर हो गया, 3 जीरो लगा दिए। अब 18 इंटू जो है 35 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। 18 इंटू 35 से जैसे ही डिवाइड करेंगे
तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कितनी बार जो है दोनों एक साथ मिलेंगे। तो बस यहाँ पे आपका कैलकुलेशन रह गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 5 10, और इस पे 1 2 3 4 0, ये 5 7 35 हो गया, और ये 5 10 का 50, इस पे 3 गो 0। ठीक है, तो दूरी तो इतना ही था, 180 35 का निकालेंगे। ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड वगैरह करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस तो वही है, एक, हाँ, 100 ही था। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करिए। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट करिए। अगर कैलकुलेट करिएगा इसको, देखिए बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये कितना बार, देखिए 180 मीटर में ही आ रहा है और 350 में आ रहा है, दोनों एक साथ कितना बार आएगा। तो एक साथ आने के लिए आपको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। एलसीएम हम लोग निकाल लिए, डिस्टेंस ऊपर टोटल दिया गया है, डिवाइड करेंगे तो बार निकल जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो है आपका अप्रॉक्स जो है 15 बार वहाँ पे निकलेगा। तो एक बार जो है शुरू में भी चूंकि यहाँ पे ये लोग एक साथ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 16 बन जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। चलिए 57 देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, पी क्यू आर एस टी और यू जो है 6 मित्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एस और टी की लंबाई की तुलना के लिए पर्याप्त है। एस टी का लंबाई का तुलना करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या क्या दिया है, स्टेटमेंट लिखिए। आर जो है पी से लंबाई में छोटा है, आर जो है पी से छोटा है, यानी पी बड़ा है, पी को ऊपर लिख देते हैं, किंतु अन्य मित्रों से लंबा है। अन्य मित्र कौन कौन बच गए, आर और पी को छोड़ के, आर और पी को छोड़ के बच गए आपका क्यू, एस, टी और यू। तो इससे तो ये लोग लंबे हैं। ठीक है, यही सीक्वेंस होगा कुछ। चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए, यू जो है क्यू से लंबा है, यू जो है आपको ये क्यू से लंबा है। ठीक है, किंतु एस से लंबाई में छोटा है यू। अच्छा, तो यू को बीच में लिखना पड़ेगा। यू तो जो है आपका क्यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, तो एस ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ सीक्वेंस है। उसके बाद क्या दिया है, किंतु एस से छोटा है, यद्यपि क्यू मित्रों के बीच लंबाई में सबसे छोटा नहीं है। अच्छा, ये भी बता रहा है कि क्यू जो है सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, क्यू सबसे छोटा नहीं है और पी आर तो ऊपर आपका दिया ही है, तो एक बचा इसमें कौन सीक्वेंस में, तो यहाँ पे जो है आपका बच जाएगा कौन, टी को चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, बाकी पी आर को ऊपर रख सकते हैं। तब दे रहा है कि क्या बता सकते हैं आप कि एस का टी से तुलना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, आपका डी बन जाएगा। 1 और 2 जो है पर्याप्त है, मिलके दोनों लोग मिलके आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, 8 कुर्सियां है, एक जो है गोलमेज, गोलमेज के सभी एक दूसरे के एक समान दूरी पे है, सी और डी। अच्छा, स्टेटमेंट यहाँ भी लिखना पड़ेगा। आपसे पूछा गया है कि एच कहाँ बैठा है। ठीक है, तो देखिए आपको जो है यहाँ पे 2 कंडीशन बनता हुआ दिखेगा। समान दूरी है, समान दूरी बना लेते हैं, 4 कुर्सियां हो गई, ये आपको 6 हो गई, और ये मान लीजिए एक और बना लीजिए 8 हो गई। ठीक है, चूंकि गोल टेबल है तो ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट जैसे जैसे दिया है वैसे बनाइए, आसान सा क्वेश्चन था ये, मुश्किल नहीं है। 8 कुर्सियां गए गोल में, इसके सभी एक दूसरे से एक समान दूरी पे है, ये तो ठीक है। सी और डी, ए और बी दोनों से समान दूरी पे है। ठीक है, क्या दिया है, सी और डी, सी और डी मान लीजिए ए और बी दोनों से। चलिए ए बी को अगर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बी ए कर लेते हैं, 2 कंडीशन बना लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि सी और डी ए और बी से समान दूरी पे है, तो मान लेते हैं हम लोग, चलिए सी और डी को कहाँ अंकित कर देते हैं, सी और डी को चलिए यहाँ ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हम लोग सी और डी को लिख देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब ये देखिएगा ए जो है सी से समान दूरी पे है, बी भी है। ठीक है, यही दिया हुआ है। ई जो है ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में ई है, ई को आपको यहाँ रखना होगा। ठीक है, ये तो मजबूरी है, ए और इसको यहाँ ही रखना होगा, दे दिया तो। जी और एफ एक दूसरे के जो है आमने सामने है, तो जी और एफ जो है एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने ये पोजीशन बचा, जी एफ यहाँ रख दीजिए, नहीं तो एफ जी यहाँ पे कुछ रख दीजिए। तो पूछा क्या है, एफ एच कहाँ बैठा है, तब एच ही को ही तो बैठाना है यहाँ पे, तो एच को बैठाना है तो एच को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है,
एच को यहाँ बैठा दीजिएगा तो डी के बगल में हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आपको ऐसे ही जो है करना था। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर देखिए क्या बन जाएगा आपका। तो एच जो है डी के बगल में ही बैठा था, तो इसका ऑप्शन ए ही बन जाएगा आपका। ठीक है, यही आया था, सिंपल सा था ये। ठीक है, आपको जैसे जैसे बोल रहा था आपको ऐसे बैठा देना था, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं। ये भी मैथमेटिक्स ही है। ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को 10 12 6 दिन में करते हैं, तो साथ मिलकर कितना दिन में? काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो सारे लोग किए होंगे। ठीक है, चेस सीरीज वगैरह में भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखे थे। 10 15 और 6 दिन में तीनों मिलकर करते हैं। 10 15 6 दिन में तीनों का जो है एलसीएम निकालिए, नहीं तो एलसीएम नहीं निकालना है तो बिल्कुल आप सभी को पता है एक दिन में जो है ए कितना करेगा 1/10, ये कितना करेगा 1/15 और ये कितना करेगा 1/6। तीनों के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका 15 6, मान लेते हैं 30 एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ये 10 3 30 हो गया, ये 15 दूना 30 हो गया, ये 6 5 यानी 5 3 8 2 10, 10/30 हो गया। यानी तीनों मिलके एक दिन में 1/3 जो है, तो पूरा काम जो है 3 दिन में। उसको अपोजिट कर दीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बाकी एलसीएम लेके भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60। एक पासा 2 बार फेंका जाता है, ऐसा कितने प्रकार हैं जिससे पहली बार फेंके जाने वाली आने वाली संख्या दूसरी बार फेंके जाने वाली संख्या से कम नहीं है? अब देखिए पासा आप सभी को पता है। ठीक है, आप देखे होंगे, आप खेले होंगे, आप लोग लूडो खेलते होंगे, इस पे 1 से 6 तक जो है संख्या अंकित होता है। ठीक है, अब आप फेंकिएगा 2 बार फेंकिएगा तो सबसे पहले बात यह है 2 बार फेंकने पे जो है टोटल जो है प्रोबेबल केस कितना हो जाएगा 6 × 6, टोटल 36 हो जाएगा। चलिए इस 36 में जो है पूछा गया है कि आने वाली संख्या दूसरी बार फेंके जाने वाली संख्या से कम नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, एक तो 1 1 बन सकता है, 1 1 हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम लिख ही देते हैं सारा केस। 1 1 1 हो सकता है, 1 2 2 हो सकता है, 1 3 3 हो सकता है, 1 4 4 भी हो सकता है। आप 2 बार प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है, 5 5 और 6 6। एक तो ये कंडीशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे? ठीक है, दूसरा देखिए दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या बन सकता है आपका 1 2 आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका 2 3 भी बन सकता है। ऐसे देखेंगे तो 3 4 भी आ सकता है, 4 5 भी हो सकता है, 5 6 भी बन सकता है। इसमें और भी कुछ केस हो जाएगा, जैसे 1 3 आ जाए। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या हो सकता है 1 4 आ सकता है। ऐसे करके कुछ केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे करके एक और भी केस बनेगा कि 2 1 आ जाए। ठीक है, 2 1 आ जाए, उसके बाद 3 2 आ जाए, आपका 4 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, इसके बाद 6 5 आ जाए। और भी कुछ केस इसमें बनेंगे, जैसे देखिएगा तो 3 2 लिख लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे 4 2 भी बन सकता है, 5 2 भी बन सकता है, 6 2 भी बन सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो 4 2 को लेके देख लिए, 3 को लेके ऐसे ही देख सकते हैं, 4 3 बन सकता है आपका। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आने के चांसेज है 5 3 बन सकता है और 6 3 बन सकता है। ऐसे में एक और जो है चांसेस क्या बनेगा यहाँ पे, 5 को लेके देखिए तो 5 जो है 1 बन सकता है, 5 2 बन सकता है, 5 3 बन सकता है, 5 4 बन सकता है। 5 5 तो ऑलरेडी हम लोग ले लिए हैं, 5 6 तो होगा नहीं, नहीं तो। ठीक है, इसके बाद 6 को लेके देखेंगे तो 6 1 हो जाएगा, 6 जो है आपका 2 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 6 5। ठीक है, तो ये सब ऐसे केस काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये जो केस बनेगा और ये जो बनेगा, ठीक है, तो ये क्या बोला है, पहला दूसरा से जो है ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा था क्वेश्चन में, पहला फेंकी जाने वाली संख्या दूसरी बार फेंकी जाने वाली संख्या से कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी बार से कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये केस तो बीच वाला केस होगा नहीं, बस ये और ये केस आपका दोनों ऐड कर देना होगा। तो ये दोनों केस जो है जैसे मैं अभी आपको बताया, ऐसे जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो है आपका टोटल मिला जुला के यहाँ पे वो 16 बार लगभग बनेगा, और ये यहाँ पे जो है 15 बार वो बनेगा, और 6 बार ये बन रहा है, 21 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही करके लिखना था। बाकी इसमें जो है कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, कोई ट्रिक वगैरह इसका नहीं था कि ट्रिक आप नहीं लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61।
400 मीटर की लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा समानांतर ट्रैक पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे टेस्ट सीरीज में ऐसा, ठीक है। देखिए विपरीत डायरेक्शन में अगर ट्रेन चलती है तो हम क्या बोले थे, स्पीड को ऐड कर देना होता है। सेम डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड को क्या करना होता है, आपको माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पे देखिए 400 मीटर लंबी ट्रेन है, विपरीत दिशा से चल रही है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है। अच्छा, एक 300 मीटर की है, एक 400 मीटर की है, तो टोटल लेंथ कितना क्रॉस करना होगा, 400 प्लस 300, यही लेंथ क्रॉस करना होगा। और ये बता रहा है कि 15 सेकंड में ये लोग एक दूसरे को पार कर जा रहे हैं, ठीक है। ये 15 सेकंड में जो है आपको एक दूसरे को पार कर जा रहे हैं। अब एक का स्पीड दिया है, कितना है, 60 है, ठीक है। तो दूसरे का आपको जो है निकालना है, निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी अपन चाल, तो यहाँ पे चाल लिख देना है। ये तो एक 60 है, एक क्या दूसरे का स्पीड होगा कि ये इतना आपको आ जाएगा, बस यहाँ पे कैलकुलेशन है। लेकिन ध्यान देने बात ये योग्य है, यहाँ पे ये 60 जो है क्या है, आपको किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। ये सब मीटर में है, तो इसको क्या करें, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले सबसे पहले, तो इसको आप लोग कर लेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज। चलिए इसको चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस तो एक 400 मीटर की ट्रेन है और एक उधर से आ रही है कितने, 300, तो 700 क्रॉस करना होगा, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, डिस्टेंस को पहले, टाइम को तो ठीक है, ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो दूसरा उपाय क्या है, ये जो मीटर है इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग किलोमीटर में बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका 700 डिवाइड 15, और इस 700 को चेंज करना होगा चूंकि किस में है, मीटर में है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किलोमीटर में बदल जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, ये 3 × 5 = 15 हुआ, 3 × 6 = 18 हुआ, ठीक है। ये आपका स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं ना, और ये हो जाएगा आपका 5 से 5 से कम 5, और ये कितना होगा, 2 0 5 होगा 20 और 0। अब ये फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 8 = 40, 28 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 × 8 = 24, 8 नहीं 8 × 6 = 48 हुआ, 4, 6 दूनी 12, 12 × 4 = 16, ठीक है। कैलकुलेशन सही हुआ है क्या, हाँ 167 है, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। देखिए 168 आ गया। ये 168 जो है ये क्या आया है, आपका स्पीड आया है। तो आपको पता है अपोजिट साइड में स्पीड ऐड होता है, तो 168 टोटल का आया है। एक तो ऑलरेडी पता है पहले से आपका 60 है, तो 168 में आप 60 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 108, यानी दूसरे ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था आप सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 108, अपोजिट होगा, ऐड करना है, ठीक है। आप सभी को पता है यहाँ पे टाइम दिया हुआ ही था, स्पीड बराबर आप सभी को पता ही है डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस आपको पता है 700 करना था, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट कर लेना था क्योंकि यहाँ पे 60 किलोमीटर दिया था, ठीक है। आप चाहें तो मीटर पर सेकंड में कर ले, नहीं तो वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये समकोणीय जो है समानांतर षष्ठफलक के आकार 1.1 मीटर ऊंचाई और 2 मीटर की वर्ग आधार वाली, देखिए 2 मीटर का वर्ग आधार वाली वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये तो बात कर रहा है किसका, आपका क्यूब का बात कर रहा है। तो क्यूब तो आप सभी को पता ही है, क्यूब बनाना आप सभी को पता है, ऐसा कुछ ये क्यूब हो गया, ठीक है। 2 मीटर वर्ग आधार का बात कर रहा है यहाँ पे, यदि इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 2 मीटर है और ये भी क्या है, 2 मीटर है, ये है 2 है 2 है, और हाइट कितना दिया है इसका 1.1, हाइट देखिए कितना है, 1.1 मीटर है। अब पूछ रहा है ये आपका एक आकार है, पानी की टंकी है, एक मान लीजिए पानी की टंकी है, यदि टंकी को पूरी तरह से पानी से भरी हो, इसका सारा पानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है आपका क्षेत्रफल वाली लंबी नालिका में पूरी तरह निर्गमित कर दिया जाए, तो सारे पानी को धारण करने वाले नालिका। अब इसमें देखिए, इसमें ऐसा एक आपको पाइप लगाना है, ठीक है, जिसका आपको क्या दिया है, रेडियस दिया है। अब ये पाइप इतना लंबा होना चाहिए कि पूरा टंकी का पानी खाली होकर पाइप में ही रहे, पाइप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पाइप में रहना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन समझ गए होंगे, आंसर कर लेंगे, मुश्किल है नहीं, ठीक है। करना क्या होगा, सबसे पहले तो कितना पानी है टोटल निकाल लेंगे, और इसके लिए घन का जो है टोटल आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई,
ठीक है, तो 2 × 2 × 1.1 हो जाएगा ये। और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दिया है, ये मीटर में है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज़ में है, मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, और ये आपको पता है कि इसका अगर आप, ये क्या हो गया, एक तरह का आपका सिलेंडर ही हो गया। ठीक है, और सिलेंडर का जो है आप सभी को पता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। इसे डिवाइड कर देंगे, लेंथ निकल जाएगा, एच ही तो आपको निकालना है। ठीक है, एच ही निकालना है आपको, तो डिवाइड थोड़ी करना है, यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, इतना ही कि तो इक्वल हो जाएगा ये πr²h। यहाँ पाई का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है, 22/7 ही लेना है। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 4 × 1.1 इक्वल टू कितना हो गया, 22/7 हो गया। आर के वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा तो 1/100 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर यानी 1/100 × 1/100 × h। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, तुरंत निकल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या, h बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 × 1.1, और ये 7 ऊपर डिवाइड में लग जाएगा, और ये 22 नीचे आ जाएगा, और ये जो है आपका ऊपर जो है 100 × 100 हो जाएगा। अब ये अगर नीचे 10 अगर कर दे तो 11 दूना 22 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 7 दूनी 14, और 14 पे हो गया आपका 3 0। ठीक है, तो किलोमीटर में आपको बताना है। ठीक है, ये तो जो आया है आपका किस में आया है, मीटर में आया है, तो किलोमीटर में क्या होगा, 3 0 कम हो जाएगा, 14 किलोमीटर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मेरे को लगा शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, नहीं, यहाँ पे किलोमीटर में पूछा है आंसर, हम लोग जो है मीटर में कैलकुलेट किए हैं, चूँकि मीटर में ही था ये, और हम लोग इसको भी मीटर में चेंज किए थे, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये सब आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न था, और आप अगर मैथमेटिक्स अच्छे से सॉल्व किए होंगे तो हो गया होगा। यदि कोई व्यक्ति 10 कलम 8 पेंसिल 200 रुपये में खरीदता है, मान लेते हैं कलम का प्राइस जो है, चलिए कलम को कलम ही लिख देते हैं, 10 कलम, कलम लिखने में बड़ा, कलम को हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, कलम को एज्यूम कर लेते हैं एक्स, और पेंसिल को जो है, पेंसिल को वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है ना वो लिख लें, 10 कलम और 8 पेंसिल 200 में खरीदता है, यानी 10x प्लस 8 पेंसिल है, यानी 8y इक्वल टू कितना है, 200 दिया है। पूछा है जिसमें प्रत्येक कलम की कीमत समान है और प्रत्येक पेंसिल की कीमत समान है, यदि वह उतनी ही राशि में उसी प्रकार का 5 कलम और 24 पेंसिल, यानी 5 कलम और 24 पेंसिल पेंसिल खरीदता है, कितने में, इतने ही पैसे में, 200 में ही, तो बताइए प्रत्येक कलम का, तो कोई दिक्कत है नहीं। कलम इसमें कौन सा है, देखिए कलम वाला कौन है, एक्स वाला है, तो एक्स को नहीं कटाइए, ये वाई वाला को कटाइए। वाई को कटाने के लिए जो है पहले में क्या करिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 6 से बदल जाएगा, और ये 24 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 30। बट अब कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये 600 में 200 गया 400, ये कैंसिल हो गया, ये 25x हो गया, 25x बराबर 4, यानी x बराबर कितना हो गया आपका, 400/25, ये हो गया 50 25, 5 9 8 40, 0 5 एकम 5, और 3 0 5 36, 16। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 16, यानी 16 रुपया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये था आपका मैथमेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी भी कुछ और मैथमेटिक्स यहाँ पे है, देख लेते हैं। इस तरह का भी एक प्रश्न हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह में देखे थे। ठीक है, ये आपका जो है डायग्राम वाला प्रश्न है। देखिए, यदि किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल या दोनों खेलते हैं, टोटल 100 विद्यार्थी हैं। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी या तो कोई क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल या दोनों, इसका मतलब 2 डायग्राम बनाइए आप, सिंपल सा। ठीक है, कुछ लोग क्रिकेट खेलते होंगे, कुछ लोग फुटबॉल खेलते होंगे, और कुछ लोग दोनों खेलते होंगे, दोनों वाले बीच में आ गए। क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 2 गुना है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं अगर फुटबॉल खेलने वाले x हैं तो क्रिकेट खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। साथ ही केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या की तिगुनी है। केवल वाला कौन हो जाएगा, देखिए केवल वर्ड यूज किया है तो ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला पर्सन, ये हो जाएगा केवल वाला। तो केवल वाला में देखिए क्या दिया है यहाँ पे, केवल क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या की तिगुनी है।
तिगुनी है, इसका मतलब ये 3x है और ये कितना है, x है। बस यही आपको दिया है। आप चाहे तो इसे y ज्यूम कर लें और इसे y। अब ये सारा डाटा दिया है, इसलिए क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाला है, ये बीच वाला आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे हिंट आपको दे देंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये x दिया है, ये 2x दिया है। ठीक है, इसको चाहे तो 3x कर लें, इसको x ही कर लें। ठीक है, चलिए, चूंकि केवल वर्ड यूज किया है तो इसे अलग अलग ही करेंगे, 3y और y कर लेंगे। चलिए, बाकी 100 दिया है, 100 के अनुसार जो है बांटेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक प्रश्न था, आप लोग सॉल्व करेंगे, टाइम चूंकि बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसे जो है आपका डी आएगा, 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है कि कोई व्यक्ति एक विशेष दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, पता नहीं कौन से दिशा में चलता है। ठीक है, डायरेक्शन वाला हम लोग क्वेश्चन किए थे, आप लोग सही किए होंगे। ठीक है, तब दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, मतलब विशेष दिशा में चलने के बाद जहाँ चलना समाप्त हो जाता है वहाँ प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में वह है। तो प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या है? देखिए, अपने को पता नहीं है कि कहाँ से वो चल रहा है, लेकिन पता है कि फाइनल पोजीशन क्या है उसका, पूरब दिशा में है। यानी फाइनल पोजीशन क्या है, पूरब में है। ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, फाइनल पोजीशन इसका पता है क्या हो गया, ईस्ट। ठीक है, अब देखिए 5 किलोमीटर, अच्छा ये कितना चलता है, 4 किलोमीटर, यहाँ पे 4 लिख दें। और ये वाला दिया है कोई व्यक्ति विशेष दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। अब वो कौन सा डायरेक्शन होगा, और दक्षिण मुड़ने के बाद वो, जब दक्षिण मुड़ता है तब वो 4 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण मुड़ने के लिए जो है इसको क्या करना पड़ेगा, दक्षिण मतलब, एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई एक व्यक्ति एक विशेष दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलिए इसको हम चला देते हैं कोई भी विशेष दिशा में, मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं कि ऐसे 5 किलोमीटर ही चलता है, पता नहीं। तब वो दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, और तब दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा तो ये नीचे वाला होगा। ठीक है, ऐसे बनाने से कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्टली दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये कितना है, 5, और दक्षिण में कितना चल रहा है, 4। लेकिन इसको क्या कीजिए, रोटेट कर दीजिए, इसको ईस्ट बना दीजिए। ठीक है, इसको ईस्ट बनाना है, ईस्ट बनाना है तो इसको एक बार ऐसे रोटेट कर दीजिए। ये ईस्ट ऐसा हो गया, ये अगर ऐसा होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। ये कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 4। ये तो आपको निकालना है। ठीक है, यही आपको निकालना है। मान लीजिए वो कोई व्यक्ति होगा जो यहाँ से आपको चलना शुरू किया होगा। ठीक है, 5 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे 5 3 हो गया, 50 25, और 4 चौके 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, सीधे दिख रहा है 3 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब मैथमेटिक्स के यहाँ से प्रश्न फिनिश हो गया आपका। 66 देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, एकीकृत बाल विकास योजना के अधीन लाभार्थी किस आयु वर्ग के होने चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपको पता है तो आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, इसका जो है आपका सही आंसर जो है क्या बनेगा, 0 से जो है 6 वर्ष। अगला देखिए, अब ये तो आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया गया है। ट्रक कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर बताना है। लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए नगरों की परिधि स्थित क्षेत्रों में सब्जियां उगाने को ट्रक कृषि कहते हैं। यह उस दूरी के आधार पर नियंत्रित होती है जो कोई ट्रक कृषि फार्म से बाजार के बीच में रात भर में चल के पूरा करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, सेवा क्षेत्र के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन आपको सही है। खुदरा व्यापारी तृतीय जो है कार्यकलाप के अंदर आते हैं, खुदरा व्यापारी। ठीक है, जो आपके रिटेल जो होते हैं, रिटेल ट्रेड, वो आपको टर्सरी एक्टिविटी में आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। अनुसंधान और विकास आधारित कार्यकलाप चतुर्थ में आते हैं। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट वाले।
ये आपको क्वाटनरी में आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोनों सही है तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय कौशल विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है। यह कौशल विकास के उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये केवल बड़े गुणवत्ता वाली गैर लाभकारी व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को सृजन उत्प्रेरित कर कौशल विकास का संवर्धन करती है। तो ये स्टेटमेंट जो है, दोनों ही स्टेटमेंट आपको क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी। अगला देखिए, अटल जो है बायो अभ्युदय योजना के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन तो हम लोग किए हुए थे करंट अफेयर में, करंट अफेयर में नहीं, टेस्ट सीरीज में ही हम लोग इस क्वेश्चन को कवर किए थे। ठीक है, जो आपका अटल योजना है, अटल बायो जो है अभ्युदय योजना, इन्हीं के बारे में आपसे पूछा है। इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, आपको बताना है। देखिए, निःशर्षित जो है वरिष्ठ नागरिक को बुनियादी जरूरतों को पूरा करना। हाँ बिल्कुल, वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए था ये। आगे देखिए, क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पीढ़ीगत संबंधों को बनाना और मजबूत करना। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी मासिक पेंशन ये प्रदान करता है। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं था। वरिष्ठ नागरिकों को अटल उद्भव केंद्र की स्थापना, तो यहाँ पे 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, और 1, 2 ऑप्शन जो है ऑप्शन आपके सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, यहाँ पे जो दिया गया आपका, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, कौन सा सही है आपको पूछा गया है। देखिए, भारत में केंद्र सरकार और आपको भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पे 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति जो है लक्ष्य निर्धारित करती है। ठीक है, कथन तो सही है ये। ठीक है, और आइडियल रेट क्या माना जाता है, 4 ±2%। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान में भारत मौद्रिक नीति ढांचा केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित जो है किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आपको गलत निकल गया, तो यहाँ पे कथन 1 सही है, कथन 2 गलत, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है हम यहाँ पे, फिर कथन कारक है, भारत में आरटीजीएस और जो एनईएफटी है भुगतान प्रणाली जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के स्वामित्व में और इसके द्वारा जो है प्रचालित होती है। तो पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको ये गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम बैंकों के संबंधित जो है सत्ता है, ये क्या है आपको सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केवल कथन 2 सही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। बहुत मजबूती जो है अमेरिकी डॉलर वैश्विक उधार को अधिसंकुचित करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपको, ये वेरी जो है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर एक्सक्यूज ग्लोबल जो है क्रेडिट, ये तो क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। अमेरिका से बाहर अनेक देशों की कंपनियां डॉलर में उधार लेती है, ये भी सही है, लेकिन इससे इसका कोई लिंक तो नहीं बन रहा है। तो कथन कारण दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार 100% चीनी और खाद्यान्न के विविध प्रकार के जूट के थैले से पैकिंग करने के अधिदेश जो है दिया है। भारत सरकार ने जूट पैकेज सामग्री अधिनियम 1987 के तहत, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। 100% चीनी खाद्यान्न के विविध प्रकार जूट के थैले, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट क्या बनेगा आपका, आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। तो हम लोग देख लिए 74 75 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल के अधीन भारत के आधारित संरचना के सृजन वित्त पोषण साथ ही सामाजिक विकास जलवायु क्रिया वित्त पोषण के निमित्त इस प्रकार भारत में हरित समृद्धि की आकांक्षाओं में योगदान हेतु अगले 5 वर्ष के लिए डॉलर जो है 25 बिलियन तक वचनबद्ध की है। ये कौन देने का बात किया है, ये सिंपल आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपको एशियाई जो है डेवलपमेंट बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, कभी कभी समाचारों में वर्णित जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल निम्नलिखित में से किन में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। पुनः कल्पित खोज इंजन में, स्वास्थ्य देखभाल में, सॉफ्टवेयर विकसित करने में किसी भाषा को, ये सारा ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, डी बन जाएगा। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही है। उत्सर्जन है और उदाहरण है, तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, उपरोक्त में कौन सा जो है सही सुमेलित है, सही पूछा गया।
स्कोप 1 उत्सर्जन कर्मचारियों का आने जाने, व्यापार अथवा उत्पादित अपशिष्ट और परिमाण का उत्सर्जन है, ये तो आपको सही नहीं है। स्कोप 2 जो है अपने उपयोग के लिए क्रय की गई विद्युत भाप, तापन और शीतलन परिणाम में उत्सर्जन है, ये क्या है, सही है। स्कोप 3 उत्सर्जन जो है आपको, स्कोप 3 इमिशन, ये कंपनी का अपने स्वामित्व के लिए लीज किए जाने वाहनों के उत्सर्जन, द इमिशन फ्रॉम द फ्यूल कंज्यूम्ड बाय कंपनी व्हीकल ऑन द लीज्ड, ये भी क्या है आपका गलत है। तो इसका मतलब यहाँ पे सही क्या है, केवल दो सही है, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, परिमाणित घरेलू न्यूनतम ऊपरी कर तो आमतौर पे किस में संदर्भित करते हैं, जो आपका क्वांटिफाइड डोमेस्टिक मिनिमम टॉप अप टैक्स है, जनरली टॉक अबाउट द कंटेक्स्ट ऑफ, किस कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो इसको जो हम लोग वैश्विक प्रतिधार क्षरण जो है नियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ग्लोबल एंटी बेस जो है इरोजन रूल्स के अंतर्गत इसका बात किया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है कभी कभी समाचार में आने वाला जो है प्रोसेस जो है डीएक्स पद का सर्वोत्तम जो है रूप वर्णित करता है, ये जो है कंपनी के वित्तीय निष्पादन के दत्त संचय जो शैक्षिक जगत के लिए विशेष रूप से अभिकलित है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। ठीक है, डाटाबेस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज दैट द स्पेशली डिजाइन फॉर द एकेडमिया। ठीक है, आगे देखिए, अगला 80 कभी कभी समाचारों में रहने वाला एनईसी प्राइम से क्या द्योतक है। ठीक है, ये जो आपका एनईसी प्राइम कभी कभी मेंशन होता है न्यूज में, ये आखिर है क्या, एक उच्च मानक कॉर्पोरेट जो है शासन पहल है, ये हाई स्टैंडर्ड जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ऑप्शन आपका ए ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की जो है साथी थी, जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। ठीक है, ठीक है, देखिए ये रानी जो है चेन्नम्मा थी, कित्तूर की रानी, इनके साथ जो है कौन इसमें लड़ाई में जो है रहे थे, ये थे आपको रैना ही थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाकी भी लोग स्वतंत्रता सेनानी ही थे यहाँ पे। 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम, ये प्रथम जो कारखाना अधिनियम, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस भी किया गया, किससे रिलेटेड था, ये तो बाल श्रम से रिलेटेड था। ठीक है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था। आगे देखिए, आजाद हिंद फौज जो है कहाँ गठित हुई थी, ये जो है आपको सिंगापुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1927 में जो है आपको ध्यान देंगे, 1927 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड जो है वर्कनहेड ने भारतीय रजवाड़े और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच करने के लिए भारतीय रजवाड़े और ब्रिटिश भारत के बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों को अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन हेतु सुझाव देने के लिए 3 सदस्य की एक समिति बनाई थी। इस समिति में जो है सदस्य कौन नहीं था, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे तो इसमें जो है ये हरकोट जो है बटलर, ये तो इस समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, जनरली इस पर ध्यान नहीं जाता है, तो ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें जो है ये होल्ड्सवर्थ और इसमें एससी जो है पिल, ये भी इसमें लोग थे। तो इसमें कौन नहीं था, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा, एजे विल्सन जो है इसमें नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए, कार्नवालिस प्रणाली के अधीन जिले जो है 20-30 वर्ग मील के थानों में पुलिस अधिकारिता में विभाजित थे, ये बात सही है। ठीक है, पहला तो आपको स्टेटमेंट सही है। दूसरा, उसमें हर एक थाना में एक दरोगा का नाम दिया गया था, ये भी सही है स्टेटमेंट। दरोगा प्रणाली मद्रास में 1812 में शुरू हुई थी, ये तो गलत हो गया। 1802 में तो 1812 में तो सारा जो है प्रणाली समाप्त हो गया था, 1802 से जो है 1812 में सारा समाप्त कर दिया गया था। दरोगा जिला मजिस्ट्रेट का नाम निर्दिष्ट किया जा सकता, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे सही पूछा था, तो 1 2 4 ऑप्शन डी में है। अगला देखिए, अगला है आपका प्रश्न, औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 के अधीन बनाए गए आदर्श अस्थायी आदेश किस राज्य की समुचित सरकार के अधीन नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान पे लागू नहीं होते हैं, ये जो है गुजरात पे लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अधीन वाह्य क्रमकार को स्पष्ट रूप से क्रमकार की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
ठीक है, पूछा है कि जो आउट वर्कर होते हैं स्पेशली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ वर्कमैन अंडर विच ऑफ फॉलोइंग जो है लेजिस्लेशन। तो ये जो है अंतर्राज्यीय प्रवासी जो आपका क्रमकार अधिनियम है 1979, नहीं ये 1979 में तो नहीं रखा गया था। ये जो है ठेका श्रम अधिनियम जो था आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला में, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 88। देखिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है आपका। यहाँ पूछा गया है जो ठेका श्रम अधिनियम है 1970 के अधीन जबकि समुचित सरकार किसी स्थापन में ठेका श्रम के नियोजन में प्रतिषिद्ध करने का विचार करती है, निम्नलिखित में से किस प्रकृति के कार्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कार्य जो है अंतरायिक प्रकृति का, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ठीक है, द वर्क ऑफ द इंटरमीडिएट नेचर। अगला देखिए 89, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है 1947 के अधीन शिकायत जो है प्रतितोषण समिति से संबंधित कौन सा एक सही नहीं है, गलत यहाँ पे बताना है। इस नियोजक कर्मगार को बराबर संख्या में सदस्यों से मिलकर बनेगी, ये तो आपको सही है। यह एक ऐसे औद्योगिक जो है आपके स्थापन में जिसमें 20 से अधिक कर्मकार नियोजित गठित होगी, ये भी हो सकता है। इसके अध्यक्ष, इस समिति का अध्यक्ष समुचित सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, ये क्या है, इसमें गलत है, ऑप्शन यहाँ पे सी बन जाएगा। 90 देखें, कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधान के अधीन एक सुरक्षा समिति उस कारखाने में गठित की जाएगी, कहाँ, जहाँ पे आपको 1000 से अधिक जो है कर्मकार नियोजित होंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी हम लोग देखे थे। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, 8 अंकों की संख्या बताना है। इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपको 8 अंकों की एक संख्या है, 88 से विभाज्य है, तो एक्स वाई का जो है वैल्यू, एक्स वाई का संभव जो है मान क्या होगा। देखिए संख्या क्या है आपका, 7 है, 8 है, 9 है, 4 है, 5, 9 और एक्स वाई है। नीचे क्या है, किसे डिवाइड करना है, 8 से। इसका मतलब 8 को अगर आप फैक्टर थोड़ा सा कर देंगे तो इसको 11 इंटू 8 तो लिख ही सकते हैं, 11 इंटू 8। अब 11 से जो है पूर्णतः विभाजित होने के लिए आपको रूल पता है एक, ठीक है, नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे, ऑड और इवन पोजीशन। ठीक है, जो ऑड पोजीशन पे उसको क्या करें, ऐड कर दे, इवन पोजीशन वाला ऐड कर दे। तो देखिए हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 21, 21 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 4 12, 12 और 9 कितना होता है 21, 21 प्लस वाई। ठीक है, इक्वल बनना चाहिए। ठीक है, तब 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब एक्स और वाई की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे आप, देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड LHS में भी 21 है, RHS में भी 21 है, तो दोनों में आपको इक्वल ही नंबर ऐड करना पड़ेगा इक्वल होने के लिए। ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बाकी दूसरा भी तरीका हो सकता था, आप ऑप्शन यहाँ पे क्या करते, पुट करते और बाकी 88 से जो है डिवाइड करके चेक कर सकते थे। अगला देखिए, एक्स लघुत्तम धनपूर्ण संख्या है, 24 और 30 दोनों विभाज्य हैं, जबकि वाई महत्तम पूर्ण धन जो 36 और 100 दोनों से विभाजित है, तो एक्स माइनस वाई का आपको मान क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जो है सॉल्व कर पाए होंगे, इसमें जो है मुश्किल नहीं हुआ होगा। देखिए एक्स लघुत्तम धनपूर्ण संख्या है, किसका, 24 और 30 दोनों से विभाज्य है। 24 30 का क्या करिए, आप यहाँ पे लघुत्तम निकालिए, ठीक है, LCM। और y जो है 36 और जो है 100 का क्या निकालिए आप, HCF निकालिए। इसका LCM निकालिएगा, क्या बनेगा, ये 12 दूना 24 हो गया, 12 से तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, ये 6 से जाएगा, 6 चौके 24, 6 पचे 30, तो ये बाकी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौके 20 20, 120 इसको कर लीजिए, 120 इसका LCM बन गया। ठीक है, इसका HCF क्या बनेगा, 3600 का, 3600 का HCF अगर निकालिएगा, 36 दूना 72 हो गया, ये 24 हो गया, ये 36 हो गया, ये 24 हो गया, 6 में से 4 हो गया आपका, ये 2 हो गया, 1 12, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, 36 और हाँ, ये 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 बनेगा, ठीक है, 8 बनेगा यहाँ पे, और ये 2 बनेगा और ये 36 बन जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 28, 16 में से 8 गया 8, ये 28 हो गया, यानी 8 तरीका 24, 4 यहाँ पे 4 आ गया आपका HCF। ठीक है, 4 आपका HCF आ गया, एक्स माइनस वाई बताना है, तो 120 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 116, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये जो है आपको पूछा है कि इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 है और इसका पावर कितना है, 100 है,
ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2 का पावर 2 का पावर 2 और इसका पावर 50 लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और आप काम ये कर सकते थे। ठीक है, इसको जो है आप क्या करते हैं, यहाँ पे 2 × 2 है। ठीक है, इसको पावर आप 4 भी लिख सकते, 2 × 2 4 कर लीजिए, 4 का पावर 50 कर लीजिए। ठीक है, 4 का पावर 50। अब ऐसे जो है यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ट्रिक आपको ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है, तो इसके बनाने का आसान सबसे तरीका क्या है, 2 का पावर क्या है यहाँ पे 100 है, और फिर ये नीचे 2 है, तो 2 का पावर 100 है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 को आप 10 बार मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा। ठीक है, वही बार बार श्रृंखला क्या होगा, 10 बार रिपीट होगा आपको। ठीक है, ऐसे करेंगे रिपीट तो लास्ट में यहाँ पे 6 ही बनेगा, यहाँ पे उत्तर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वो एक जनरल मेथड है। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, एक जो है यहाँ पे धाविका ने 40 किलोमीटर की दौड़ 3 घंटे में पूरा कर ली। ठीक है, उसने दूरी की हर चौथाई भाग पूरा करने के लिए अपने चाल में परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार क्रमशः कि पहले दूसरे तीसरे और चौथे भाग के चाल का अनुपात दिया है, तो बताइए कि कितना समय में वो अंतिम जो है चौथा भाग पूरा करेगा। सिंपल सा बात है, 40 किलोमीटर का टोटल जो है दौड़ना है, कितना 40 किलोमीटर का, इसको 4 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 10, 4 भाग में बट गया। अब इसमें जो है दिया है कि पहले में जो है 2, दूसरे में 3, फिर 4 और फिर 5, यही उसका चाल रहता है, तो समय कितना लगेगा। ठीक है, इसको क्या कर लिए, एज्यूम कर लीजिए आप 2x 3x 4x और 5x। यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता है और ये क्या है आपको, ये है आपको चाल। ठीक है, चाल भी पता है। ठीक है, टोटल भी आपको समय दिया है कि 3 घंटा लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, दूरी कितना है 10, 10/2x प्लस 10/3x प्लस 10/4x प्लस 10/5x इक्वल टू कितना है, 3 घंटा है, 3 घंटा रख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए किलोमीटर में है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 3 आवर्स है उधर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा आप, तो 5 4 20 20 60 ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 से हो जाएगा आपका, ऐसे 60 से कम कोई अंक हो सकता है क्या, 30, 30 तो नहीं डिवाइड हो सकता है 4 से। चलिए 60 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, यहाँ पे 60x नीचे हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा आपका, ये 10, तो ये 2 से हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 300 प्लस ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 5 से 12, तो ये हो जाएगा 120। बस ऊपर वाले को ऐड कीजिए, 3 2 500 होगा, 5 600 650, 7.5 और 7.5 770/60x इक्वल टू कितना आ गया 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो और इसके बाद लास्ट में आपको जैसे ही x का वैल्यू आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि चौथे हिस्सा का आपसे टाइम पूछ रहा है ना, तो ये 10/5x कर दीजिएगा लास्ट में। लास्ट में आप लोग क्या कर लीजिएगा, 10/5x, x का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका ऐसे आंसर जो है आपको जो बनेगा अप्रोक्स, शायद इसका 28 ही आंसर बनेगा, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद 28 इसका आंसर बनेगा। चलिए ये 94 हो गया, चलिए 95 देखते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है आसान सा पूछा गया था, मुश्किल सा नहीं था। ठीक है, देखिए 95 में पूछा गया है कि 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये का अंकित मूल्य पर्याप्त सिक्के हैं, तो कोई व्यक्ति 10 रुपया भुगतान करना चाहता है। ऐसा प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। आपके पास 1 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया भुगतान करना है, तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपके पास कॉम्बिनेशन होगा कुछ। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है 10 रुपये को भुगतान करने के लिए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 1 रुपया ले लें, प्लस आप क्या करें 2 रुपया ले लें, प्लस 5, तो 5 2 7 1 8 आएगा, और फिर 1 2 रुपया ले लें, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखें इसको कौन कौन तरीका हो सकता है आपको 10 रुपये देने का। तो ऐसे कितना प्रकार है ये आपको टोटल यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए तो एक तो आप कर सकते हैं कि 5 5 रुपया ही उसको दे दें, क्योंकि आपके पास पर्याप्त सिक्के हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि एक ही सिक्का है, तो 5 5 आप दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 2 2 रुपये दे सकते हैं, 2 2। आप चाहें तो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 2 7 और 1 1 रुपया का 3 दे सकते हैं। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है।
अब चाहे यहाँ पे तो और क्या कर सकते हैं, 2 रुपया 5 रुपया दे सकते हैं, और 2 5 2 7 हो गया, फिर एक 2 रुपया दीजिए और एक 1 रुपया दे दीजिए, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन आपका 10 से 11 लगभग बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 10 से 11 बनेगा, तो यहाँ पे जो है जो भी आंसर होगा आप लोग कर लेंगे, ठीक है। 10 यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, तो ये सब मैथमेटिक्स वगैरह था। बाकी देखिए और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। मैं कोशिश किया था कि कम टाइम में आपको करा दूं। चलिए, 96 में देखेंगे, लेखांकन मानक 2 जो है के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा माल सूची की लागत में शामिल है। यहाँ पे कौन सा जो है शामिल है, तो यहाँ पे आपको भंडार लागत जो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के अगले चरण में पहले आवश्यक होता है, इसी को शामिल किया जाता है। अच्छा, आगे देखिए, यही जो है आपका काफ़ी डिफिकल्ट और शानदार सा क्वेश्चन दिया है 97, ठीक है। इसमें जो है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो है आपको टाइम तो यहाँ पे एक्सपेंड होगा ही, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे हम जो है इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन डी बनेगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98, ये भी जो है न्यूमेरिकल ही आपको यहाँ भी सर्व करना है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका ये आसान सा न्यूमेरिकल है। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ फीफो की बात किया है। फीफो, देखिए एक फीफो होता है, नाम सुने होंगे, एक लीफो होता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप, तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन में, चलिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी को जो है यहाँ पे ब्यौरा दिया है हंसते माल का, 200 इकाई आपको 7 जो है प्रति इकाई रुपया मिल रहा है। 8 जनवरी को मिल रहा है क्रय, फिर ये जो है क्रय कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं। तो विक्रय कितना करना है, 300। किस प्रिंसिपल पे बात कर रहा है, फीफो पे, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आपका फर्स्ट में आया है वही फर्स्ट बिकेगा। ये 300 कौन बिक जाएगा, 200 इसका बिक जाएगा और 100 इसका बिकेगा। इसका बच कितना जाएगा, ठीक है। ये टोटल 1100 है, 100 इसमें निकाल लेंगे तो 1000 बच जाएगा, ठीक है। इसमें 8 है और ये 300 इंटू आपको 9 है, ये कितना बन जाएगा आपका, देखिए ये आपका 8000, ठीक है। और ये 3 9 27, 10,700 आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी बन जाएगा, ठीक है। इस आंसर का ऑप्शन सी बन जाएगा। बाकी नेक्स्ट देखिए, पूछा गया फिर आपका यहाँ पे समाप्त होने वाला वर्ष के एक अंतिम क्लब में सूचना दिया गया है। 70 सदस्य में 1000 वार्षिक चंदा है, तो 21-22 में कुल प्राप्त चंदा क्या होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन ये आएगा इसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे पूछा है कि किसी लेखा परीक्षण द्वारा पाए गए कपट में कितनी राशि सन्निहित होने पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये फैक्चुअल था, फ्रॉड के लिए रिपोर्ट करने के बारे में पूछा गया था कि रिपोर्टिंग ऑन द फ्रॉड इज मेड बाय द ऑडिटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द जो है सम्स इन्वॉल्व इन फ्रॉड। देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है तभी आप रिपोर्ट करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अब अकाउंटिंग का यहाँ से प्रश्न आपको दिया है कंटिन्यू। किसी मोटर कार में बेहतर ईंधन जो है दक्षता के लिए किए गए यहाँ पे 25,000 की पूरी मरम्मत, ये जो 25,000 का मरम्मत हो रहा है किस तरह का व्यय में आ रहा है, ठीक है। ये रेवेन्यू में आएगा, कैपिटल में आएगा, ये सब पूछा जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय हो जाएगा। जो छोटे मोटे व्यय होते हैं इसी में आपको ऐड कर लिया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको गलत ढूंढना है, ठीक है। तो मूल्यह्रास एक जो है गैर रोकड़ कैश है। मूल्यह्रास परिसंपत्तियों का मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यह्रास का मुख्य कारण इस्तेमाल की गई टूट फूट है, ठीक है। मूल्यह्रास के अवश्य प्रभावित किया जाने चाहिए ताकि किसी व्यवसाय को वास्तविक हानि या लाभ को जो है निश्चित किया जा सके। तो यहाँ पे जो है गलत स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका बनना चाहिए, ऑप्शन शायद यहाँ पे बी ही बनना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे आप एक बार जो है कंफर्म कर लेंगे, इसमें हम थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। अगला देखिए, मशीनरी के उधार खरीद को मुख्य जो है रोज ना मचे यानी जनरल पर्पस में दर्ज करने की जगह खरीद बही में दर्ज किया जाता है, ये किसका उदाहरण है, ठीक है। क्रेडिट परचेज जो होता है मशीनरी का रिकॉर्डेड इन परचेज बुक इंस्टेड ऑफ जनरल, तब ये क्या आपको हो जाएगा, किस तरह का एरर हो जाएगा, ये सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाएगा, एरर इन प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बनेगा। अगला देखिए, लेखा विवरणों के प्रासंगिकता देयता के संबंध में टिप्पणियों को संलग्न में पंक्ति को किससे जो है अनुसरण आपको होती है, ठीक है। देखिए तो इसमें जो है आपका आंसर क्या बन जाएगा,
लेखा विवरणों के प्रासंगिक देता। प्रैक्टिस अपेंडिंग नोट द रिगार्डिंग जो है कंटीजेंट लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन द परस्यूएंट टू। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, पूर्व प्रकटन प्रक्रिया परंपरा, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ जो है फुल डिस्क्लोजर। अगला देखिए, बकाया किराया को किस रूप से वर्गीकृत जो है किया जा सकता है, बकाया किराया को, तो इसको जो है हम लोग प्रतिनिधि जो है व्यक्तिगत लेखा में इसको हम लोग रख सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है पर्सनल अकाउंट में इसको रख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 106। अब कंप्यूटर का कुछ प्रश्न प्रश्न जो है खतरनाक सा है, ये प्रश्न है, ठीक है, ये काफ़ी खतरनाक सा प्रश्न है। देखिए, HTML जो है सोर्स कोड में कमेंट डालने के लिए कौन सा जो है टैग आप यूज करेंगे, ठीक है, तो ये जनरली आप लोग जो है सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। इसका आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखिए, किस वेब पेज में ईमेल हाइपरलिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मेमोरी क्षेत्र या डिस्क में बफर के संदर्भ में स्पूल जो है किसे निर्दिष्ट जो है करता है। अब ये सब जो भी 2-3 प्रश्न यहाँ पे है, ये काफ़ी जो है आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, ये मुश्किल से बन पाए होंगे किसी से, ठीक है। इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, साइमल्टेनियस जो है पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम विन्वय नियम नहीं है, ये तो बहुत हल्का था आपके लिए, ठीक है। 8-9 क्लास में ही आपको है कि बताइए क्युमुलेटिव लॉ जो है कौन नहीं है। क्युमुलेटिव लॉ तो पहला तो होगा, मल्टीप्लिकेशन होता ही है, ठीक है, एडिशन भी चल जाएगा, यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। देखिए माइनस बी माइनस ए के कैसे इक्वल होगा, ठीक है, हो ही नहीं सकता है, वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा जो है OSI परत किसी जलाक्रम में कंप्यूटरों के बीच संचार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डेटा लिंक परत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 111। देखिए, DNA के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अब देखिए कुछ बायोलॉजी से आपसे प्रश्न है। देखिए पहला, DNA जो है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस अम्ल में निर्दिष्ट करता है, तो बिल्कुल ये सही है। राइबोसोम में अवस्थित होता है, ये तो आपको गलत है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल से संगठित है, ये अपनी प्रतिलिपि स्वयं बना सकता है, ये अपना जो है कॉपी इटसेल्फ बना सकता है, तो बात सही है, दोनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बेलामेन जो है जो एक स्पंजी उत्तक है किस में बनता है, ठीक है, ये जो है आपका अधिपादपीय जड़, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पूछा गया सही नहीं है, तो हाइड्रोजन आयन अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकता है, ठीक है, रह सकता है कि नहीं रह सकता है, यहाँ पे सही नहीं बताना है, यानी गलत बताना है, ठीक है। वह सभी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन होता है अम्लीय होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि जिसमें हाइड्रोजन होगा अम्लीय ही होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी ही बन जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का उच्चतम जो है क्वथनांक होगा, ठीक है, इसमें पूछा गया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका किसका होगा, तो इन सब में जो है लिथियम का होगा। अगला देखिए प्रश्न 115। ये देखिए क्या पूछा गया है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन के समान भुजा वाले 8 जो है छोटे घनों को विभाजित किया गया, इस संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बर्फ जो है घन के समान है, ठीक है, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर वाला है, इसका 10 सेंटीमीटर भुजा है, कोई घन है, घन में आप सभी को पता है सारा साइड क्या होता है, समान होता है। अब बोल रहा है इसमें कि समान भुजा वाले 8 छोटे छोटे घन में इसको विभाजित किया जाता है, ठीक है, 8 छोटे छोटे, मान लीजिए कि छोटे छोटे 8 भाग में इसको विभाजित कर दिया गया ऐसा, ठीक है, ऐसा करके जो है कुछ बना दिया गया 8 भाग। तब देखिए क्या होगा, इसमें होगा क्या, आयतन तो सेम ही रहेगा, 8 भाग में विभाजित कीजिए, टोटल ऐड कीजिएगा, आयतन सेम होगा, चेंज क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाएगा इसका, तो आंसर देख लीजिए, ठीक है, कुल आयतन वही बना रहेगा लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, अभी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अभी भी हमको जूम इन नहीं करना पड़ेगा, देखिए चलिए जूम आउट। भारत में उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया, बताइए। अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की अनुमति देता है, ये स्टेटमेंट क्या है आपको सही है। भारत का मुख्य जो है न्यायमूर्ति किसी भी समय किसी को भी उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है, उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थिति होने की इसके न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति का हेल्प लेना ही पड़ेगा। आगे देखिए,
अगला है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति को जो भी किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर चुका है उच्चतम न्यायालय की बैठक के उपस्थित होने के इसके न्यायाधीश के कार्य में अनुरोध कर सकता है। ऐसा ये भी नहीं कर सकता है, इसका अधिकार नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भारत का मुख्य न्याय जो मूर्ति है किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किसी भी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है उच्चतम न्यायालय की बैठक उपस्थित होने के लिए न्यायाधीश के रूप में अनुरोध कर सकता है। बैठक में उपस्थित होने के लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये जो सही हो जाएगा 1 और 4 यहाँ पे सही होगा। 1 और 4 ऑप्शन आपका ए में दिख रहा है। ऐसे देख रहे हैं पॉलिटी का क्वेश्चन जो है यहाँ पे कैसे दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, किस सहकारी सोसाइटी बोर्ड अधिग्रहण किया जा सकता है उसे नीलम जो है बांधनीय रखा जा सकता है। चलिए इसको भी जूम ही नहीं करना पड़ेगा। देखिए, तो कर्तव्य के निष्पादन की उपेक्षा हो रही है तब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये सही होगा। कोई ऐसा कृत्य हो रहा है जो सहकारी सोसाइटी और इसके सदस्य के हितों को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला, ये भी हो जाएगा। अगला देखिए, यह निकाय राज्य अधिनियम उपबंधों के अनुसार निर्वाचन कराने में विफल रहा, ये भी हो जाएगा। सरकार द्वारा कोई सरकारी शेयर धारण या ऋण या वित्तीय सहायता कोई गारंटी नहीं देता। तो यहाँ पे जो है आपका 1, 2, 3 ही सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी। अगला देखिए, अगला क्या पूछा है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, 118 नंबर। ठीक है, देखिए, इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय होता है, ये बात क्या है आपको सही है। इस योजना के अधीन जारी निधि व्यापगत जो है नहीं होते हैं, व्यापगत नहीं होती। ठीक है, तो ये भी क्या आपको सही है। संसद सदस्य की भूमिका निर्माण कार्यों को अनुशंसित करने का सीमित होती है, ये भी क्या है आपको सही है। यह योजना उस राज्य तक सीमित होता है जहां वह संसद सदस्य निर्वाचित हुआ है। राज्यसभा का संसद सदस्य देश में कहीं भी निर्माण कार्यों का अनुशंसा कर सकता है। देखिए, कहीं भी नहीं कर सकता है राज्यसभा का सांसद, वो जहां का है वहीं कर सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो गया, 1, 2, 3 सही हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया। चलिए 119 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है आपको विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित वैश्विक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स किसका माप करता है? तो ये जो है आपको पोषण का करता ही है, भोजन पकाने का, ईंधन, परिसंपत्ति, विद्यालय में उपस्थिति को भी देखता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बन जाएगा सारा ही। अगला देखिए, ये गोस्वामी समिति 1990 के द्वारा अनुशंसित नहीं है। अब गोस्वामी समिति का रिपोर्ट बहुत डिटेल में जो पढ़ा होगा वही इस आंसर को कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ बाउंसर भी था आज के एग्जाम में, बहुत सारा बाउंसर था। ठीक है, देखिए, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और प्रतिपक्ष के नेता परामर्श से की जानी चाहिए, ये गोस्वामी समिति का रिपोर्ट में कहा गया था, तो ये बात तो सही है। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष नेता को मिलकर बनी समिति की सलाह पे नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, परामर्श प्रक्रिया में संवैधानिक समर्थन प्राप्त रहना चाहिए, बात सही है। अन्य निर्वाचन आयोग की, खैर यहाँ पे गलत पूछना था, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? बी ही। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे गलत बताना। चलिए हम लोग 120 क्वेश्चन फिनिश किए। तो ओवरऑल देखिए, तो प्रश्न जो है कुछ कुछ बहुत डिफिकल्ट थे। जैसे आप टेस्ट मैच वगैरह जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा, टेस्ट मैच में आप देखते होंगे कभी कभी जो है बाउंसर वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो उस समय क्या करना पड़ता है, उसको वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, जब भी अच्छा बॉल मिले तो उस पर रन बनाते हैं, तो वैसे ही कुछ इसमें प्रश्न थे। ठीक है, कुछ बाउंसर थे, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, आपको अकाउंटिंग में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, अभी पॉलिटी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में भी ऐसा कुछ दे दिया गया था, तो ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। मैथमेटिक्स में देखेंगे तो मिला जुला के ठीक ठाक क्वेश्चन था, यदि आपको मैथमेटिक्स जो है आ रही थी तो। ठीक है, कंसेप्ट से जो है बाहर ऐसा कुछ नहीं पूछ दिया गया था कि जो आपसे नहीं सॉल्व हो सकता था, बहुत ही हार्ड नहीं था, साइंस भी नॉर्मल ही था। चलिए, तो इस लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर देंगे ताकि वो लोग जो है आंसर एक बार मैच कर लेंगे। बाकी चैनल पे जो है काम चलता रहेगा, आगे आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। अभी ईपीएफओ एग्जाम समाप्त हुआ है, बाकी अभी बीपीएससी जो है बीपीएससी 69 होने वाला है। ठीक है, और आरओ का जो है पेपर होने वाला है। बाकी यूपीएससी जो है आपका 2024 तो होगा ही अगले साल, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम किया जाएगा। बीपीएससी जो है 69 और आरओ को ध्यान में टारगेट में रखते हुए अभी हम लोग काम जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।